धन्यवाद। Now, Honorable Prime Minister. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सदन में मैं पहली बार आज, मेरा प्रवेश भी नया है और भाषण का अवसर भी पहली बार हो रहा है। इस सदन की Adil Ranjan ji, please. इस सदन की संसदीय परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफ़ी अनुभवी 3-3, 4-4 दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी इस सदन में विराजमान है। मुझ जैसा एक नया व्यक्ति जब कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोकसभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए कुछ और कुछ मेरे कमरे में बैठ कर के, लेकिन करीब करीब सभी भाषण मैंने सुने हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, डॉक्टर थम्बी दुराई जी, भर्तृहरि जी, टीएमसी के नेता, सभी वरिष्ठ महानुभावों को मैंने सुना। एक बात सही है कि एक स्वर ये आया है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, कैसे करोगे, कब करोगे। मैं मानता हूं एक सही विषय को स्पर्श किया है और एक मन में आना बहुत स्वाभाविक है। मैं एक अनुभव बताता हूं अपना। मैं नया नया गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया था और एक बार मैंने सदन में कह दिया, मैं गुजरात के गांवों में, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। तो खैर ट्रेजरी बेंच ने बहुत तालियां बजाई, सामने की तरफ सन्नाटा था, लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता थे, चौधरी अमर सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े सुलझे हुए थे। वे बाद में समय लेकर के मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, मोदी जी कहीं आपकी कोई चूक तो नहीं हो रही, आप नए हो, आपका अनुभव नहीं है और आप ये 24 घंटे बिजली इम्पॉसिबल है, आप कैसे दोगे। और एक मित्र भाव से उन्होंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। बोले संभव ही नहीं है, 2000 मेगावाट अगर डेफिसिट है और आप कैसे करोगे। उनके मन में वो विचार आना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि वो काम गुजरात में हो गया था। और इसलिए यहाँ बैठे हुए कभी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है, उसको पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए
राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये सिर्फ परंपरा और रिचुअल नहीं है। हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक सैंक्टिटी है, एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है। और इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमने हमेशा एक गरिमा भी देनी चाहिए, उसको गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन के हम सब ने मिल करके उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता के उम्मीदों के दूत हैं। तब तो हम उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी का दायित्व दूत के रूप में उसको परिपूर्ण करना होगा, किसी का दायित्व अगर कुछ कमी रहती है तो रखवाले बन करके पूरी आवाज उठाना, ये भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिल करके उस दायित्व को निभाएंगे। मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी मोटी नोकझोंक तो आवश्यक भी होती है, लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नजर आया। यहां भी जो मुद्दे उठाए गए उसके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी। यानी देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है, उसका प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हुए या उस तरफ बैठे हुए सबकी बातों में मुखर हुआ है। ये मैं मानता हूं एक शुभ संकेत है भारत के भाग्य के लिए। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में चुनाव, मतदाता, ये परिणाम, उसकी सराहना की। मैं भी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कई वर्षों के बाद देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए मत देकर के 5 साल के लिए विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं की ये चिंता और उनका ये चिंतन और उन्होंने जो हमें जिम्मेवारी दी है उसको हमें परिपूर्ण करना है। लेकिन एक बात मुझे हमने सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश, उस रूप में तो कभी कभार हमारा उल्लेख होता है, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है कि विश्व के सामने हम कितनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं, हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की रगों में भी लोकतंत्र के प्रति की श्रद्धा कितनी अपार है। अपनी सारी आशा आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए वो कितना जागरूक है। क्या कभी दुनिया में हमारी इस ताकत को हमने सही रूप में प्रस्तुत किया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि विश्व को डंके की चोट पर हम ये समझाएं, विश्व को हम प्रभावित करें। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के जितने मतदाता हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे चुनाव में शरीक हो।
कि कितनी बड़ी ताकत है हमारी। क्या विश्व के सामने भारत के इस सामर्थ्यवान रूप को कभी हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूं हम सबका दायित्व बनता है, और हमने, ये बात सही है, कुछ बातों में 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो सर ऊंचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। कभी कभार चमड़ी का रंग भी हमें प्रभावित कर देता है। उन सारी बातों से बाहर निकल करके भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र और इस चुनाव में इस प्रकार का प्रकट रूप विश्व के सामने एक ताकतवर के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है। और हमने दुनिया के सामने सर ऊंचा कर करके, आंख में आंख मिला करके, सीना तान करके भारत के 125 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए और उसको एक एजेंडा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। भारत का गौरव और गरिमा इसके कारण बढ़ सकती है। भाइयों बहनों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बात सही है कि देश इस पर सबसे पहला अधिकार किसका है? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए हो? क्या सरकार सिर्फ इन्हें गिने लोगों के लाभ के लिए हो? सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। अमीर को अपने बच्चे को पढ़ाना है तो दुनिया के कोई भी स्कूल वो या तो दुनिया का कोई भी टीचर हायर कर सकता है। अमीर के घर में कोई बीमार हो गया, सैकड़ों डॉक्टर उसकी तैनात में आके खड़े हो सकते हैं। गरीब कहाँ जाएगा? उसके नसीब में तो वो सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वो सरकारी अस्पताल है। और इसलिए सरकार का इस सबसे पहला दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं, तो ये देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करेगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें अंत्योदय की शिक्षा दी थी। गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी तीनों के विचार सूत्र को हम पकड़ें तो आखिरी मानवीय छोर पर बैठे हुए इंसान के कल्याण का काम इस शताब्दी के ये राजनीतिक चिंतन के तीनों महापुरुषों ने हमें एक ही रास्ता दिखाया है कि समाज के आखिरी छोर में जो बैठा हुआ इंसान है उसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। हमारी वो प्रतिबद्धता है। अंत्योदय का कल्याण ये हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वो ताकत लानी है ताकि वो गरीबी के खिलाफ जूझ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार होता है शिक्षा। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है अंधश्रद्धा से मुक्ति। अगर हम गरीबों में जो अंधश्रद्धा के भाव पड़े हैं, अशिक्षा की अवस्था पड़ी है, अगर उसमें से उसको बाहर लाने में सफल होते हैं तो इस देश का गरीब किसी के टुकड़ों पर पलने की इच्छा नहीं रखता है। वो अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। उतना सम्मान और गौरव से जीना गरीब का स्वभाव है। हम उसकी इस मूलभूत ताकत को पकड़ करके अगर उसको बल देने का प्रयास करते हैं, और इसलिए सरकार की योजनाएं गरीब को गरीबी से बाहर आने की ताकत दें,
गरीब से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दे और शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए काम में आए, उस दिशा में होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे। हम सदियों से कहते आए हैं ये कृषि प्रधान देश है, ये गांवों का देश है, लेकिन ये नारे तो बहुत अच्छे लगे, सुनना भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम आज अपने सीने पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि हमने हमारे गांव के जीवन को बदल पाए हैं, हमारे किसानों के जीवन को बदल पाए हैं? यहां मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हूं। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि भारत के गांवों के जीवन को बदलने के लिए उसको हम अग्रिमता दें, किसानों के जीवन को बदलने के लिए उसको अग्रिमता दें। और राष्ट्रपति जी के भाषण में उस बात को करने के लिए हमने कोशिश की है। यहां एक विषय ऐसा भी आया कि कैसे करेंगे। हमने एक शब्द प्रयोग किया है, रर्बन, गांवों के विकास के लिए, जो राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने देखा। जहां सुविधा शहर की हो, आत्मा गांव की हो। गांव की पहचान गांव की आत्मा में बनी हुई है। आज भी वो अपनापन, गांव में एक बारात आती तो पूरा गांव को लगता है हमारे गांव की बारात है। गांव में एक मेहमान आता है तो पूरे गांव को लगता है हमारे गांव का मेहमान है। ये हमारे देश की एक अनमोल विरासत है, उसको बनाना है, बचाए रखना है। लेकिन हमारे गांव के लोगों को आधुनिक सुविधा से हम वंचित रखेंगे क्या? और मैं अनुभव से कहता हूं, अगर गांव को आधुनिक सुविधाओं से सज्ज किया जाए तो गांव देश की प्रगति में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर गांव में भी 24 घंटे बिजली हो, अगर गांव को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, गांव के बालक को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले। मान ले पल भर के लिए शायद हमारे पास हर गांव में अच्छे टीचर ना हो, लेकिन आज का विज्ञान हमें लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठ करके भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गांव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। हम सैटेलाइट व्यवस्था का उपयोग, उस आधुनिक विज्ञान का उपयोग हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें? अगर गांव के जीवन में हमें बदलाव लाएं तो किसी को भी अपना गांव छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है। गांव को, नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार मिल गया तो अपने माँ बाप के पास रहना चाहता है। क्या गांव के अंदर हम उद्योगों की जाल नहीं खड़ी कर सकते? एटलीस्ट हम एक बल दें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। अगर हम मूल्य वृद्धि करें, मूल्य वृद्धि पर हम बल दें, और आज उसकी एक ताकत है, उस ताकत को अगर हमने स्वीकार किया तो हम गांव के आर्थिक जीवन को भी, गांव की व्यवस्थाओं के जीवन को भी बदल सकते हैं, और किसान का स्वाभाविक लाभ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सिक्किम में छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है, लेकिन उस छोटे से राज्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत ही निकट भविष्य में सिक्किम प्रदेश हिंदुस्तान के लिए गौरव देने वाला ऑर्गेनिक स्टेट बनने जा रहा है। वहां के हर उत्पादन ऑर्गेनिक होने वाला है। आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खेत उत्पादन की बहुत बड़ी मांग है। होलिस्टिक हेल्थ केयर की चिंता करने वाला एक पूरा वर्ग है दुनिया में, जो मांगो उतना दाम दे करके ऑर्गेनिक चीजें खरीदने के लिए कतार में खड़ा है। ये ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए सिक्किम के किसानों ने जो मेहनत की है, उसको जोड़ करके अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाएं तो दूर सुदूर हिमालय की गोद में बैठा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है। और इसलिए क्या कभी हम सपना नहीं दे सकते कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम कैसे उभार सकें, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम उभारें और विश्व के मार्केट को कब्जा करने के लिए
भारत सरकार की तरफ से उनको मदद मिले तो वहाँ दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। कृषि के जीवन में हमारी इतनी कृषि यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत रिसर्च हो रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि जो लैब में है वो लैंड पर नहीं है। लैब से लैंड तक की यात्रा जब तक हम उसको बल नहीं देंगे, हम कृषि को परंपरागत कृषि से बाहर ला करके आधुनिक कृषि की ओर जाने की आवश्यकता है। गुजरात ने एक छोटा सा प्रयोग किया था, सॉइल हेल्थ कार्ड। हमारे देश में मनुष्य के पास भी अभी हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन गुजरात में हमने एक इनिशिएटिव लिया था। उसकी जमीन की तबीयत का उसके पास कार्ड रहे, उसके कारण से पता चला कि उसकी जमीन जिस पाक के लिए उपयोगी नहीं है वो उसी फसल के लिए खर्चा कर रहा था। जिस फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है उतनी मात्रा में वो फर्टिलाइजर डालता था। जिन दवाइयों की कतई जरूरत नहीं थी वो दवाइयां लगाता था। बेकार में साल भर में 50,000 लाख रुपए यूं ही फेंक देता था। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण उसको समझ आई कि उसकी कृषि को कैसे लिया जाए। क्या हम हिंदुस्तान के हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान पूर्ण नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं इसको। और सॉइल टेस्टिंग के लिए भी हम अध्ययन के साथ कमाई का भी एक नया आयाम ले सकते हैं। जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कैसे करोगे, मैं इसलिए एक विषय को जरा लंबा खींच करके बता रहा हूं कैसे करेंगे। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्रैल मई जून के अंदर जब वैकेशन में गांव जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जो 10+2 की स्कूल्स हैं जिसमें एक लेबोरेटरी होती है, क्यों न वैकेशन में वो लेबोरेटरी को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कि वैकेशन में अपने गांव जाते हैं उनको स्कूलों के अंदर काम में लगाया जाए, और वैकेशन के अंदर वो अपना सॉइल टेस्टिंग का काम उस लेबोरेटरी में करें। उसकी कमाई होगी, उस स्कूल को कमाई होगी, और उसमें से अच्छी लेबोरेटरी बनाने का इरादा बनेगा। एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम छोटे 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 प्रायोगिक उपाय करेंगे तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं। आज हमारे रेलवे की आदत क्या है? वो लकीर के फकीर हैं। उनको लिखा गया कि भाई मंडे को जो माल आए वो 1 वीक के अंदर चला जाना चाहिए। अगर मंडे को मार्बल आया है स्टेशन पे, मुंबई पहुंचाना है, और ट्यूसडे को टमाटर आया है तो पहले मार्बल भेजता है, टमाटर बाद में भेजता है। क्यों? मार्बल अगर 4 दिन बाद पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ता है? टमाटर पहले पहुंचता है तो कम से कम हमारी पूरी व्यवस्थाओं को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया में हम छाए हुए रहे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हमारी पहचान बन गई, लेकिन आज हमारे देश के पास एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा नहीं है। क्या हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के माध्यम से एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं? महंगाई को दूर करने का हमने वादा किया है और हम इसमें प्रामाणिकता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए नहीं वो सिर्फ चुनावी वादा था इसलिए कर रहा है, ये हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए, गरीब के बेटे आंसू पी करके सो जाएं, ये स्थिति में से बदलाव आना चाहिए। और ये हम सबका कर्तव्य है, राज्य हो, राष्ट्रीय सरकार हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हिंदुस्तान का कोई गरीब भूखा न रहे। और इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम इस काम को करना चाहते हैं। अगर रियल टाइम डाटा हो, आज भी देश में अन्न के भंडार पड़े हैं, ऐसा नहीं कि अन्न के भंडार नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है। अगर रियल टाइम डाटा हो, सरकार के पास ये जानकारी है कहाँ ज़रूरत है, रेलवे का जब लल पीरियड हो उस समय उसको तभी से शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ अगर गोडाउन बनाया जाए, रख दिया जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया सालों से ढांचा चल रहा है, क्या उसको आधुनिक नहीं बनाया जाता? प्रोक्योरमेंट का काम कोई अलग करे, प्रिजर्वेशन का काम कोई अलग करें,
डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम अलग करें। एक ही व्यवस्था को 3 हिस्सों में अगर बना दिया जाए और तीनों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए, मैं दावे से कहता हूं कि हम स्थितियों को बदल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हम हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को, हमारे किसानों को अब एक बात पर बल देना पड़ा होगा, यह समय की मांग है, जैसे मैंने कहा आधुनिक खेती की। हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में जितनी तेजी से लाएंगे उतना लाभ होगा, क्योंकि जमीन परिवार की विस्तार होते जा रहे हैं, जमीन कम होती जा रही है। हमने जमीन में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च का काम बढ़ाने पड़ेगा। कितने वर्ष हो गए पल्सिस में कोई रिसर्च नहीं हुआ है। पल्सिस हमारे सामने बड़ी चैलेंज बने हुई है और आज गरीब आदमी उसको प्रोटीन पाने के लिए पल्सिस के सिवाय कोई उपाय नहीं है। पल्सिस ही है जिसके माध्यम से उसको प्रोटीन प्राप्त होता है और शरीर की रचना में प्रोटीन का इतना महत्व होता है। माल न्यूट्रिशन के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो हमने इस सवालों को एड्रेस करना होगा और इसलिए हमारी यूनिवर्सिटीज कई वर्ष हो गए पल्सिस के क्षेत्र में न प्रोडक्टिविटी में हम बढ़ावा ले पाए हैं और न ही पल्सिस के अंदर प्रोटीन कंटेंट के अंदर भी हम वृद्धि कर पाए हैं। हम शुगर केन में शुगर कंटेंट में बढ़ावा पाने में सफल हुए हैं, लेकिन हम पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्या हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी कृषि यूनिवर्सिटीज को हम उसको प्रेरित करें। हम इन समस्याओं का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ अगर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो मैं मानता हूं हम समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इसका ही रास्ता है। हमारी माताएं बहनें, भारत को विकास यात्रा में हमारी 50% जो जनसंख्या हमारी माँ बहनें, उनको निर्णय में भागीदार बनानी पड़ेगी। उनको हमें आर्थिक प्रवृत्ति से जोड़ना होगा। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है तो हिंदुस्तान की 50% हमारी मातृशक्ति है, उसकी सक्रिय भागीदार को हमें निश्चित करना होगा। उनके सम्मान की चिंता करनी होगी, उनकी सुरक्षा की चिंता करनी होगी। पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं, हम सत्ता में हो या न हो, पीड़ा करने वाली घटना है। चाहे पुणे की हत्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हत्या हो, चाहे मनाली में डूबे हुए हमारे नौजवान हो, चाहे हमारी बहनों पर हुए बलात्कार हो, ये सारी घटनाएं हम सबको आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं और सरकारों ने कठोरता से काम करना होगा। देश लंबा इंतजार नहीं करेगा, पीड़ित लोग लंबा इंतजार नहीं करेंगे और हमारी अपनी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। और इसलिए मैं तो राजनेताओं से अपील करता हूं, बलात्कार की घटनाओं का, और मैं देश भर के राजनेताओं को विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं। बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना कम से कम हम बंद करें, हमें शोभा नहीं देता है। हम मां बहनों की डिग्निटी पर खिलवाड़ करते हैं। क्या हम राजनीतिक स्तर पर पहुंच गए तो हमें इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा देता है क्या? क्या हम मौन नहीं रह सकते हैं? और इसलिए नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा, यह हम सबकी 125 करोड़ देशवासियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह देश 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम उस युग चक्र के अंदर आए, आज जीवित हैं। हम उस युग चक्र में संसद में बैठे हैं जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। डेमोग्राफिक डिवीजन, इस ताकत को हम पहचानें।
पूरे विश्व को आने वाले दिनों में लेबर फोर्स की, मैन पावर की, स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो लोग इस शास्त्र के अनुभवी हैं वो जानते हैं कि पूरे विश्व को स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में चीन बूढ़ा होता जा रहा है, हम नौजवान होते जा रहे हैं। ये एक एडवांटेज है और इसलिए दुनिया के सभी देश, समृद्ध के से समृद्ध देश का एक ही एजेंडा रहता है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ हमें सफल होना है तो हमें श्रम एव जयते इस मंत्र को चरितार्थ करना होगा। श्रमिक का सम्मान, राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का स्थान होता है, वो विश्वकर्मा है, उसका हम गौरव कैसे करें। भाइयों बहनों, भारत का एक परसेप्शन दुनिया में बन पड़ गया है, हमारी पहचान बन गई है स्कैम इंडिया की। हमारे देश की पहचान हमें बनानी है स्किल इंडिया की। और उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं और इसलिए पहली बार एक अलग मंत्रालय बना करके एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, उसको विशेष रूप से बल दिया गया। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, किसी को पूछा जाए कि क्या पढ़े लिखे हो तो वो कहता है ग्रेजुएट हूं, एमए हूं, डबल ग्रेजुएट। हमें अच्छा लगता है। मैंने बहुत बचपन में दादा धर्माधिकारी जी की किताब पढ़ी थी। महात्मा गांधी के विचारों से एक अच्छे चिंतक रहे, विनोबा जी के साथ रहते थे। दादा धर्माधिकारी जी ने एक अनुभव लिखा था कि कोई नौजवान उनके पास नौकरी लेने का आया। उन्होंने पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या पढ़े हो वगैरह। उन्होंने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ। फिर कहने लगा मुझे नौकरी चाहिए। दादा धर्माधिकारी जी ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या आता है? बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। फिर उन्होंने पूछा हाँ भाई तुम ग्रेजुएट हो, लेकिन बताओ तुमको क्या आता है? नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। चौथी बार पूछा फिर तुम्हें बताओ क्या आता है? नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। हम इस बात से अनुभव कर सकते हैं कि जिंदगी का गुजारा करने के लिए हाथ में हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट होने से बात करते हैं। और इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना होगा। लेकिन स्किल वर्कर जो हैं उसका एक सामाजिक स्टेटस भी हमको खड़ा करना पड़ेगा। 7वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बच्चा गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देता है, कहीं जाकर के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स का सौभाग्य मिला चला जाता है, लेकिन लोग उसको महत्व नहीं देते। अच्छा 7वीं पढ़े हो, चले जाओ। हमने उसको इक्विवेलेंट व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने गुजरात में प्रयोग किया था। जो 2 साल का ITI करते थे मैंने उनको 10वीं के इक्वल बना दिया। जो 10वीं के बाद आए थे उनको 12th का इक्वल बना दिया। उनको डिप्लोमा का अगर पढ़ना है तो रास्ते खोल दिया, डिग्री में जाना है तो रास्ते खोल दिए। 7वीं पास था लेकिन डिग्री तक जा सकता है, रास्ते खोल दिए। बहुत हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होंगे। अगर हम स्किल डेवलपमेंट को बल देना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पैदा करनी होगी। और दुनिया में, मैंने कहा दुनिया में वर्कफोर्स की आवश्यकता है। आज सारे विश्व को टीचर्स की आवश्यकता है। क्या हिंदुस्तान टीचर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है? मैथ्स और साइंस के टीचर अगर हम दुनिया में एक्सपोर्ट करें, एक व्यापारी विदेश जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर लेके आएगा, लेकिन एक टीचर विदेश जाएगा पूरी की पूरी पीढ़ी अपने साथ समेट करके ले आएगा। ये ताकत रखता है। विश्व में हमारा सामर्थ्य खड़ा करना है तो ये रास्ते होते हैं। क्या हम हमारे देश के इस प्रकार के नौजवानों को तैयार नहीं कर सकते? ये सारी संभावनाएं पड़ी हैं। उन संभावनाओं को लेकर के अगर आगे चलने का हम मादा रखते हैं तो मुझे विश्वास है हम परिणाम ला सकते हैं। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, हमारे दलित भाई बहनों, हमारे वनवासी भाई बहनों, क्या हम विश्वास से कह सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद उनके जीवन में हम बदलाव ला सके हैं? अगर बदलाव नहीं ला, ऐसा नहीं है कि बजट खर्च नहीं हुए,
ऐसा नहीं कि कोई सरकार के पास गंभीरता नहीं थी, मैं ऐसा कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि स्थिति में बदलाव नहीं आया। तो क्या हम पुराने ढर्रे से बाहर आने को तैयार हैं? हम सरकार की योजनाओं का कन्वर्जेंस कर करके कम से कम समाज के इन तबकों को बाहर ला सकते हैं? क्यों नहीं उनके जीवन में बदलाव आ सकता है? मैं मुसलमान भाई, मैं देखता हूं, जब मैं छोटा था जो साइकिल रिपेयरिंग करता था, आज उसकी तीसरी पीढ़ी का बेटा भी साइकिल रिपेयरिंग कर रहा है। ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? उनके जीवन में बदलाव कैसे आए? और इस बदलाव के लिए हमने फोकस एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उस प्रकार की हमारी योजनाओं को लेकर के आने पड़ेगा। और मैं उन योजनाओं को तुष्टीकरण के रूप में देखता नहीं हूं, मैं उनके जीवन को बदलाव के रूप में देखता हूं। कोई भी शरीर अगर उसका एक अंग विकलांग हो तो उस शरीर को कोई स्वस्थ नहीं मान सकता। शरीर के सभी अंग अगर सशक्त हो तभी तो सशक्त शरीर हो सकता है। और इसलिए समाज का कोई एक अंग अगर वो दुर्बल रहा तो समाज कभी सशक्त नहीं हो सकता है। और इसलिए समाज के सभी अंग सशक्त होने चाहिए। उस मूलभूत भावना से प्रेरित होकर के हम काम करने की आवश्यकता है और हम उससे प्रतिबद्ध हैं, हम उसको करना चाहते हैं। हमारे देश में विकास की एक नई परिभाषा की ओर जाने की मुझे आवश्यकता लगती है। क्या आजादी का आंदोलन देश में आजादी की लड़ाई 1200 साल के कालखंड में कोई वर्ष ऐसा नहीं गया था कि आजादी के लिए मरने वाले दीवाने न मिले। 1857 के बाद सारा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हमारे सामने है। हिंदुस्तान का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से कोई न कोई मरने वाला तैयार न हुआ हो, शहीद होने के लिए तैयार न हुआ। सिलसिला चलता रहा था। फांसी के तख्त पर चढ़ करके देश के लिए बलिदान होने वालों की श्रृंखला कभी रुकी नहीं थी। अंडमान निकोबार की जेलें भरी पड़ी थी। देश के अंदर देश के लिए मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक शहीद शहादत मोल लेता था, फिर दूसरा खड़ा होने तक इंतजार होता था, फिर कोई अपनी प्रेरणा से खड़ा हो जाता था। सिलसिला चला था। आजादी की ललक कम नहीं थी, लेकिन ये महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था और जिसको इतिहास में स्वीकार करना होगा। आजादी की ललक और आजादी के लिए मरने वालों की संख्या अटूट होने के बाद भी, अपार होने के बाद भी, महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई झाड़ू लगाता था तो भी वो कहता था मैं देश की आजादी के लिए काम कर रहा हूं। कोई खादी पहनता था तो वो कहता था मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। जो कोई रेटियां लेकर के सूत काटता था तो वो भी कहता था मैं आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई किसी पड़ोसी को पढ़ाता था तो वो भी कहता था मैं आजादी के लिए कर रहा हूं। हिंदुस्तान के हर नागरिक के हर काम को उन्होंने आजादी का काम बना दिया था। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने आजादी को जन आंदोलन बना करके, और ये ऐसी व्यूह रचना थी जिसको न अंग्रेज समझ पाए, न अंग्रेज के पास उसको लड़ने की ताकत बन पाई थी। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाया था, और हम सबका कर्तव्य है कि हम महात्मा गांधी से कुछ सीखें, उनसे प्रेरणा लें, उनके कदमों पर चलने का प्रयास करें। और इसलिए मैं कहता हूं हमने विकास को भी जन आंदोलन बनाना चाहिए। विकास को हमने सरकारी कार्यक्रम बनाया तो वही होगा जो आजादी के लिए लड़ने वालों का हुआ था। लेकिन विकास को अगर हम जन आंदोलन बना दिया, इस देश के अंदर हर व्यक्ति को लगना चाहिए, टीचर को भी लगना चाहिए कि मैं पढ़ाता हूं, देश के लिए पढ़ाता हूं। मजदूर भी रेलवे स्टेशन पर अगर सामान ढोता है उसको लगना चाहिए मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूं। किसान खेत में काम कर रहा है उसको भी लगना चाहिए मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूं। फिर से एक बार देश में सुराज्य का आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। और ये ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। अगर हम स्वराज्य के जन आंदोलन को खड़ा करें, जन जन को ये लगने लगे कि हाँ मैं जो करूंगा मेरे देश के लिए करूंगा, अगर वो मैं कूड़ा कचरा भी अगर मैं रास्ते पर नहीं फेंकता हूं
तो मैं देश के लिए करता हूं, ये अगर भाव बन गया, मैं समय पर नौकरी पर जाता हूं, मतलब कि मैं देश की सेवा करता हूं, ये भाव जगाया जा सकता है। आज भी हमारे देश में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है। एक क्रिकेट के मैदान में पूरा हिंदुस्तान 125 करोड़ का देश भारत माता की जय लेकर के खड़ा हो सकता है, तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ की भलाई के लिए हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। आवश्यकता है हम नेतृत्व प्रदान करें, और यहाँ बैठे हुए सभी सामर्थ्यवान हैं, जन जन को जगाने के लिए वो ताकत रखते हैं, उस ताकत को जगाने की जरूरत है। 5 साल के बाद महात्मा गांधी के 150 साल होंगे। क्या हम अभी से संकल्प नहीं कर सकते कि युग पुरुष महात्मा गांधी, उनकी 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? और निर्णय अभी से करें, और जब 150वीं जयंती आए तो उस संकल्प की पूर्ति का वो पर्व बन जाए। महात्मा गांधी को जो बहुत चीजें पसंद में थी, उसमें एक सबसे अधिक पसंद चीज थी, वो थी स्वच्छता, सफाई। साबरमती आश्रम की घटनाएं हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं। वे स्वच्छता के संबंध में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सफाई के संबंध में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्या हम महात्मा गांधी को साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में रख सकते हैं 150वीं जयंती पर? क्या हम स्वच्छ भारत का सपना लेकर के चल सकते हैं? अगर अभी से हम 5 साल का कार्यक्रम बना करके चले, और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में, आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया, हम इसको संकल्प बनाएं। उसी प्रकार से 2022 में देश की आजादी के 75 साल होंगे। कितने लोगों ने अपनी जवानी खपा दी थी, कितने लोगों ने अंडमान निकोबार में जिंदगी पूरी कर दी थी, कितने लोग फांसी के तख्त पर चढ़े थे। उनके सपनों का हिंदुस्तान, कि आजादी के 75 साल को उस एक पर्व के रूप में मनाकर आने वाले 8-9 साल जो मिले हैं, पूरी तरह वो प्रेरणा का केंद्र बना सकते, चल सकते हैं। वही हमारा इंस्पिरेशन हो। उनको, भाइयों बहनों, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज़ादी के बाद पैदा हुए होंगे। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो आज़ादी के पहले पैदा हुए, आज़ादी के जंग में लड़े भी होंगे। मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ। मेरे मन में विचार आता है, मुझे देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका तो मिला है। हम ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि हम देश के लिए जिएं, और देश के लिए जीने का एक मौका लेकर के 2022 में जब आजादी के 75 साल हो, देश के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों को याद करते हुए हम एक काम कर सकते हैं। बाकी सारे काम करने हैं, लेकिन एक काम जो प्रखरता से करें कि हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। ऐसा घर जिसमें नल भी हो, नल में पानी भी हो, बिजली भी हो, शौचालय भी हो। ये एक मिनिमम बात, एक आंदोलन के रूप में सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के, हम सभी सदस्य मिलकर के अगर 8-9 साल का कार्यक्रम बना दें, धन खर्चना पड़े खर्च करें, लेकिन आजादी के 75 साल बनाए, तब भगत सिंह को याद करके, सुखदेव को याद करके, राजगुरु को याद करके, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सभी महापुरुषों को याद करके उनको हम मकान दे सकते हैं। अगर ये हम संकल्प की पूर्ति कर करके आगे बढ़ते हैं तो देश के सपनों को पूरा करने का काम हम कर सकते हैं। और मैं जानता हूं, शासन में आने के बाद जिसको नापा जा सकते ऐसा कार्यक्रम हाथ में लेना बड़ा कठिन होता है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैंने सरकार चलाई है, और सरकार चलाई है इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये कैसे करोगे, कैसे होगा। उनकी सद्भावना के लिए मैं उनका आभारी हूं, उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन हम मिलकर करके रास्ता निकालेंगे। हम सपना तो देखें, पूरा करने का प्रयास करें। कुछ कठिनाई आएगी तो आप जैसे अनुभवी लोग हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। गरीब के लिए काम करना है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना है। यहां यह भी बात आई, किसी ने कहा नए बोतल में पुराना शराब है।
उनको शराब आना याद आना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ये भी कहा कि भाई ये तो हमारी बातें हैं, आपने जरा ऊपर नीचे करके रखी है, कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब ये कि जो हम कह रहे हैं वो आपको भी पता था। और कल से महाभारत की चर्चा हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं, एक बार दुर्योधन को पूछा गया कि भाई ये धर्म और अधर्म, सच और झूठ तुमको समझ है कि नहीं है? तो दुर्योधन ने जवाब दिया था, उसने कहा जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। सत्य क्या है मुझे मालूम है, अच्छा क्या है मुझे मालूम है, लेकिन वो मेरे डीएनए में नहीं है। और इसलिए आपको पहले पता था, आप जानते थे, आप सोचते थे, मुझे इससे इतराज नहीं है, लेकिन दुर्योधन को भी तो मालूम था। और इसलिए जब महाभारत की चर्चा करते हैं, हम महाभारत को लंबे अरसे से हमारे कानों पर गूंजता रहा है, सुनते आए हैं, लेकिन महाभारत काल पूरा हो चुका, न पांडव बचे हैं न कौरव बचे हैं, लेकिन जनमन में आज भी पांडव ही विजयी हो हमेशा हमेशा भाव रहा है। कभी पांडव पराजित हो ये कभी जनमन का भाव नहीं रहा है। भाइयों बहनों, विजय हमें बहुत सिखाता है और हमें सीखना भी चाहिए, हमें सीखना भी चाहिए। अगर विजय से हम सीखते नहीं हैं, और विजय हमें सिखाता है नम्रता, और मैं इस सदन को विश्वास देता हूं, और मुझे विश्वास है यहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, उनके आशीर्वाद से हम उस ताकत को प्राप्त करेंगे जो हमें अहंकार से बचाए, जो हमें हर पल नम्रता सिखाएं। यहां पर कितनी संख्या क्यों न हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। और इसलिए उस सामूहिकता के भाव को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इन दिनों मॉडल की चर्चा होती है, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मेरे भाषण सुने होंगे, उनको मैं बताता हूं। गुजरात का मॉडल, गुजरात में भी एक जिले का मॉडल दूसरे जिले में नहीं चलता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। अगर मेरा कच्छ का रेगिस्तान है और वहां का मॉडल मैं वलसाड़ के हरे भरे जिले में लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। इतनी समझ से, इसी के तो कारण गुजरात आगे बढ़ा है। यही उसका मॉडल है कि जिसमें ये समझ है। गुजरात का दूसरा मॉडल ये है, गुजरात का दूसरा मॉडल ये है, गुजरात का दूसरा मॉडल ये है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हो, उस अच्छे से हम सीखे हैं, उस अच्छे को स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम उस मॉडल को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हुआ हो, वो जो अच्छा है वो हम सबका है, उसको और जगह पे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे कल तमिलनाडु की तरफ से बोला गया था कि गुजरात से तमिलनाडु का मॉडल अच्छा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, इस बात का स्वागत करता हूं। इस देश में इतना तो हुआ कि विकास के मॉडल की स्पर्धा शुरू हुई। एक राज्य कहने लगा मेरा राज्य तुमसे आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं गुजरात का ये मॉडल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज हम पहले ये स्पर्धा नहीं करते थे। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच विकास की स्पर्धा हो। हर कहे भाई गुजरात पीछे रह गया, हम आगे निकल गए, ये सुनने के लिए मेरे आंख तरस रहे, मेरे कान तरस रहे। हम चाहते हैं कि देश में यही होगा तभी तो बदलाव आएगा। और छोटे छोटे राज्य भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा सिक्किम,
ऑर्गेनिक स्टेट बना है। तमिलनाडु अर्बन एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो उन्होंने काम किया है, हम सब ने सीखने जैसा है। छत्तीसगढ़ माओवाद के जुर्म के बीच जीने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ ने पीडीएस सिस्टम का एक नया नमूना दिया है और गरीब से गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लिए उसने नई योजना दी। हमारी बहन ममता जी 35 साल की बुराइयों में से आज पश्चिम बंगाल को बाहर लाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। हम इन बातों का आदर करते हैं और इसलिए हर राज्य में, केरल से भी, मैं आपको जानकर के खुशी होगी, मैंने केरल से एक अफसर को बुलाया था, बहुत ही जूनियर अफसर थे और लेफ्टिस्ट सरकार चल रही थी, उनकी आयु बहुत छोटी थी। मेरे यहाँ मैंने चिंतन शिविर किया और मैं स्टूडेंट के रूप में बैठा था, मेरा पूरा मंत्रिपरिषद, और मैंने उनसे कुडुम्बश्री योजना का अध्ययन किया था। 2 घंटे आकर के उन्होंने मुझे पढ़ाया था। मैंने नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था कि आइए मुझे पढ़ाइए, नागालैंड में ट्राइबल के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनी थी। यही तो हमारे देश का मॉडल होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी विचारधारा की सरकार क्यों ना हो, उसकी अच्छाइयों का हम आदर करें, उस अच्छाइयों का स्वीकार करें। यही मॉडल देश को काम आए। हम ये बड़े भाई का व्यवहार, तुम कौन होते, तुम ले जाना 2-4 टुकड़े, नहीं, हम मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है, सहकारिता का संगठित, उसको लेकर के चलने की हमने बात कही है। और इसलिए एक ऐसे रूप को आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास है और उसको प्रयास को लेकर के चलेंगे। मुझे विश्वास है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो प्रस्ताव रखा है, आज मैं आभारी हूं सभी वरिष्ठ नेताओं। कुल मिला के मैं कह सकता हूं एक सार्थक चर्चा रही है और समर्थन में चर्चा रही है और आलोचना भी हुई है तो अपेक्षा के संदर्भ में हुई है। मैं इसको बहुत हेल्दी मानता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं। और आज जो हमें किसी भी बेंच पर से, किसी भी दल की तरफ से जो अच्छे सुझाव मिले हैं, वो मैं उसे अपनी आलोचना नहीं मानता हूं, मैं उसको मार्गदर्शक मानता हूं। उसका भी हम उपयोग करेंगे, अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे। और लोकतंत्र में आलोचना अच्छाई के लिए होती है और होनी भी चाहिए। सिर्फ आरोप बुरे होते हैं, आलोचना कभी बुरी नहीं होती है। आलोचना तो ताकत देती है। लोकशाही का, अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकतवर कोई जड़ी बूटी है तो आलोचना है। हम उस आलोचना के लिए सदा सर्वदा के लिए तैयार हैं। और मैं चाहूँगा हर नीतियों का अध्ययन करके गहरी आलोचना होनी चाहिए, ताकि तब करके सोना निकले प्रखर होकर के, जो आने वाले दिनों में देश के लिए काम आए। उस भाव से हम चलना चाहते हैं। आज नए सदन में मुझे अपनी बात बताने का अवसर मिला। आदरणीय सभापति जी, कहीं कोई शब्द में इधर उधर हो गया हो, नियमों के बंधनों के मैं बाहर चला गया हूं, तो इस सदन मुझे जरूर क्षमा करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है सदन के पूरे सहयोग से, जैसा मैंने पहले कहा था, मतदान के पहले हम उम्मीदवार थे, मतदान के बाद हम उम्मीदों के रखवाले हैं, हम उम्मीदों के दूत हैं। 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का हम प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ इसको आप सबका समर्थन मिले, इसी बात को दोहराते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।